हेलो फ्रेंड्स, मैं बलदेव सिंह रंधावा। फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमें या देश के नागरिकों को संविधान द्वारा 7 फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए थे, जिसमें 6 नंबर पर था आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी, और 7वां है आर्टिकल 32 में पहले 6 अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, आर्टिकल 32। लेकिन समय अनुसार, जरूरतों अनुसार संविधान में संशोधन किए गए और जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको धीरे धीरे अमेंडमेंट करते हुए उसको आज केवल मात्र कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में बदल दिया गया है। इसी चीज को हमें आज पढ़ना और समझना है। अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के जो आप स्टूडेंट्स हैं, LLB फर्स्ट ईयर वालों के पहले पेपर, कॉन्स्टिट्यूशन पेपर में 5वीं यूनिट में आपको पढ़ना है राइट टू प्रॉपर्टी। इसी तरह से LLM फर्स्ट ईयर वाले पहले पेपर की 5वीं यूनिट में पढ़ते हैं एन इंक्वायरी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स ऑन द राइट टू प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के अंदर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न निर्णयों के द्वारा किस तरह से ये चीजें बदली, तो ये आपको समझना और पढ़ना है। इसी तरह से LLM फर्स्ट ईयर वाले सेकंड पेपर में 5वीं यूनिट में पढ़ेंगे राइट टू प्रॉपर्टी एट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि किस तरह से जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे चेंज होकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में बदल गया फ्रॉम फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये चीज आपको समझनी है। अब क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, आपसे वो पूछ सकते हैं कि बताइए क्या संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाइए। और या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह से संविधान में दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में चेंज हो गया। तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। जब आप अपने ऑब्जेक्ट पे क्लियर हो जाएंगे, आपको कंटेक्स्ट इसका समझ आ जाएगा, तो फिर आप कोई भी कंटेंट बनाकर लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? सामान्यतः कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी कोई कीमत होती है या वैल्यूएबल आर्टिकल, वो प्रॉपर्टी कहलाती है। वो टेंजिबल हो सकती है, नॉन टेंजिबल हो सकती है, फिजिकल या इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है। लेकिन संविधान की इस राइट टू प्रॉपर्टी में जो हमें मेन रूप से समझना है वो ये है कि जहाँ रियल एस्टेट की बात होगी, यानी लैंड की होगी, वो चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो या खाली पड़ी हो, किसी भी तरह की लैंड उसमें शामिल होंगी, सभी तरह की जमीनें, भूमियां, और उसमें बिल्डिंग्स भी शामिल होंगी। आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही जो देश की, किसी राज्य की, किसी स्टेट की, किसी जगह की प्रॉपर्टियां होती, चाहे किसी भी तरह की, उनके मालिक राजा ही होते थे, जिसको एम्परर कह सकते हैं। किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है। तो जो लोग उस फसल का या उस खेती का इस्तेमाल करके उस प्रॉपर्टी में रहते थे, उनको केवल एक सामान्य अधिकार होते थे, वो सिर्फ रहने के लायक होते थे, रहने के मालिक होते थे, बाकी सारा कुछ वहाँ राजा का होता था। तो हमारे देश में भी यही था। पहले और राजा होंगे, फिर हिंदू राजा हुए, हिंदुओं के बाद हमारे देश में मुगलों ने प्रवेश किया। तो जब मुगल कई सदियों तक रहे तो उसके बाद हमारे देश में अंग्रेज आ गए। आपने लीगल हिस्ट्री में पढ़ा है कि सन 1600 में अंग्रेज जो थे वो हमारे देश में आ चुके थे। तो पहले उन्होंने जो प्रवेश किया वो किया था गुजरात में। गुजरात से फिर वो मूव करके मद्रास की ओर गए, वहां भी उन्होंने किले वगैरह बनाए जिसको आप पढ़ते हैं। फिर वहां से उन्होंने बॉम्बे भी उनको मिल गया, तो बॉम्बे में भी उनका शासन चलने लगा और वहां उनका कारोबार फैलने लगा। और इसके बाद मद्रास से फिर वो बंगाल की तरफ मूव हुए, कलकत्ता या हावड़ा जिसको आजकल हम कहते हैं। तो वहां पहले वो व्यापार करने लगे, पूर्वी देशों की ओर गए। फिर वहां उन्होंने धीरे धीरे वहां के लोकल जो नवाब थे, राजा थे, उनके साथ संधियां की। पहले संधियां हुई, बिजनेस बढ़ाया, फिर लड़ाइयां हुई, और धीरे धीरे करके उन्होंने लगभग उस पूरे एरिया को अपने कवर करना शुरू किया। तो सन 1757 में, जिसको आप प्लासी की लड़ाई बोलते हैं, और उसके बाद 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो वो जो लगभग इलाका था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का इलाका, वहां का नवाब था सिराजुद्दौला। तो वो पूरे का पूरा इलाका
अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और दिल्ली का नवाब तब था शाह आलम सेकंड। तो इस तरह से अंग्रेजों ने वहां पूरा अपना राज फैला लिया। और उसी घटना को वहां जब इनको जो मिला था वहां से लोगों से सिविल मामलों के अधिकार लेने का या उनसे कर वसूली का या टैक्स वसूली का, उसको ग्रांट ऑफ दीवानी के रूप में आपने पढ़ा होगा, या ग्रांट ऑफ दीवानी आप उसको पढ़ सकते हैं। आपका ये टॉपिक भी है ग्रांट ऑफ दीवानी। तो इस दीवानी का मतलब है कि अंग्रेजों को वहां टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। तो उसके बाद वहां उन्होंने एक गवर्नर जनरल आया था वारन हेस्टिंग, जो मद्रास में था। मद्रास से फिर उसको बॉम्बे का बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा, जिसका नाम था वारन हेस्टिंग। उसने वहां 2 प्लान बनाए थे 1772 और 1774 का कर वसूली के लिए। पहली में उसने अंग्रेज कलेक्टर लगाए और दूसरी में उसने फिर यहाँ के लोकल जो इंडियन थे उनको दीवान बनाया था। तो वो उसका सिस्टम जो था वो बहुत ज्यादा चला नहीं। फिर कई चीजें हुई, वहां राजा नंद कुमार का केस हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो चीजें चलती रही। और उसके बाद वहां आया लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में, तो उसको वहां भेजा गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देखा कि जब हम किसानों से व्यापारियों से टैक्स वसूली करते हैं तो ना तो हमें टैक्स पूरा मिलता है और जो किसान और व्यापारी हैं वो भी इससे परेशान रहते हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक दूसरी चीज लगाई। उसने एक वहां एक सिस्टम बनाया जिसको परमानेंट सिस्टम कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो उसके द्वारा उसने क्या किया कि उसने कुछ लोगों को वहां के जो थे बंगाल उस इलाके के, उन लोगों को उसने जमींदार नियुक्त किया। जमींदार का मतलब एक तरह से वो एजेंट थे, वो जो अंग्रेजों के एजेंट थे। और वो जो थे वो वहां से किसानों से टैक्स वसूली करके इनको देते थे। उनको कुछ गांव दे दिए या बड़े बड़े गांव दे दिए और उनको लिखित में दे दिया गया कि आप टैक्स वसूलोगे, उससे अपना हिस्सा लोगे और बाकी का हमें पहुंचाओगे। और उसमें एक तरह से इनको पट्टे दे दिए, लीज दे दिए, परमानेंट लिखे हुए कागज दे दिए 10 वर्षों के लिए पहले। और ये भी कहा कि यदि आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपकी मृत्यु के बाद ये राइट आपके वारिसों को, आपके बेटे या बेटी को मिल जाएगा। और इस तरह से वो जमींदार खुद को वहां का अनुवांशिक या हेरिडिटरी या उसको कहें सक्सेसर समझने लगे उन प्रॉपर्टियों को। और ये स्थिति वहां चलती रही। और ये जो जमींदारा सिस्टम था या जमींदारा प्रथा जिसको कहा जाता है, फिर ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगी। और इसको वहां अलग अलग नामों से, कहीं इसको जमींदारी कहा, कहीं इसको मालगुजारी और कहीं इसको विश्वेदारी भी कहा जाने लगा। तो इस तरह से ये चीजें चलती रही। और इसी दौरान धीरे धीरे करते हुए पूरे देश में अंग्रेजों का शासन फैलने लगा। और लगभग 1857 जब पहला क्रांति हुई थी तो अंग्रेज, उसके बाद क्रांति फेल होने के बाद अंग्रेजों का जो राज था लगभग पूरे इंडिया पर फैल चुका था। कहीं वो डायरेक्ट हो गए थे, कहीं दूसरे राजा उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया था और उनके अधीन हो गए थे, जिसमें हमारे राजस्थान राज के राजपुताना और ये भी सारे शामिल थे, पंजाब वाले भी शामिल थे। तो इस तरह से ये एक स्थिति आई। अब जब 1857 के बाद लगभग पूरे देश में अंग्रेजों का शासन हो गया, अंग्रेजों ने अपने जो अधिकार दे रखे थे जमींदारों को, विश्वेदारों को मालगुजारी के लिए, तो जो किसान थे वो बड़े परेशान होने लगे। अब जब भी अंग्रेजों को पैसे की जरूरत ज्यादा होती, वो जमींदारों को कहते और पैसा दो। जमींदार किसानों से और वसूली करते बेढंगे तरीके से, हर तरह से उनको कुचल कर, दमन करके उनका और उनसे वसूली करते। लेकिन इसी दौरान 1857 के बाद हमारे देश में स्वतंत्रता की आग जो थी वो ज्यादा भड़क रही थी। आजादी की आंदोलन जो था वो तेज हो रहा था। तो हमारी पहली पीढ़ी के नेता, जिनमें से ज्यादा के अब हमें नाम भी ध्यान नहीं है, वो लोग इस आंदोलन में शामिल थे, किसानों के आंदोलन में। तो किसानों ने इसके लिए पूरे देश में बहुत जगह अलग अलग नामों से आंदोलन किए, जिसमें वो परेशान थे खुद जमींदारों से कि हमें हमारे इस जमींदारी से मुक्ति दिलाई जाए और जमीनें जो है वो हमें उसका हक अपने आप दिलाया जाए ताकि हम अपने परिवारों का पालन कर सकें। तो हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाने वाले नेता थे ये किसानों से मिलते और किसानों को ये कहते कि जिस दिन
हम अंग्रेजों को देश से भगा देंगे तो हम जमींदारों को भी भगा देंगे, और जब जमींदार हट जाएंगे तो जो जमीनें आपके कब्जे में है वो आपकी हो जाएंगी, आप उसके मालिक होंगे। तो आप हमें हमारा साथ दो, तो हम इन अंग्रेजों को भी भगाएं और जमींदारों को भी भगाएं। इस तरह से वो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो किसानों को एश्योरेंस करते थे, उनको समझाते थे। तो नतीजा ये हुआ कि किसान, मजदूर और ये सारे लोग नेताओं के साथ मिलकर सब जगह अपनी अपनी जितना किसी से बना सब ने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, और धीरे धीरे देश जो था वो आज़ादी की ओर बढ़ने लगा। तो एक वक्त ऐसा आया 1946 में जब कैबिनेट मिशन इंडिया आया और अंग्रेजों ने ये अनाउंस कर दिया कि अब हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे, और इसके लिए जरूरी है कि आप लोग अपने देश के लिए एक संविधान बनाओ। तो उन्होंने 1946 में देश में एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बना दी, जिसके अध्यक्ष हेड बनाए गए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और इसी के साथ संविधान सभा, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं, उसका भी गठन कर दिया गया और उसको संविधान बनाने का इजाजत दे दी गई। ये बात हम एक पहली वीडियो में कर चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी चैनल पर। तो पहली जो मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो हुई थी 6 दिसंबर 1946 को, और दूसरी हुई 13 दिसंबर 1946 को। तब नेहरू जी ने वहां एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था कि हमें संविधान किस तरह का बनाना है। तो इस तरह से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और संविधान में अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें रखी जाने लगी। तो इस तरह से ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया चलती रही। तो यदि आप गूगल करें तो आपको सितंबर 1949 में बहुत सारा सामान मिलेगा जो इससे रिलेटेड है कि संविधान सभा के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में क्या क्या बहस हुई थी। तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं यदि आप नॉलेज बढ़ाना चाहें। तो जब ये राइट टू प्रॉपर्टी को संविधान में शामिल करने की बहस चल रही थी, तो बहुत सारे जो संविधान सभा के सदस्य थे वो आते थे, उस वक्त आए थे वो जमींदार परिवारों से भी थे, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स, जिसको हम उस वक्त जो देशी रियासतें थी उनके प्रतिनिधि के रूप में भी वो शामिल थे। तो क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि सदा से ये रही थी कि वो जमींदार रहे थे, तो बहुत सारों का ये मत था कि प्रॉपर्टी जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के रूप में संविधान में शामिल रखा जाए और किया भी जाए। तो आप जानते हैं कि जब संविधान निर्माण हुआ तो हर बिंदु का रिजोल्यूशन आता था, उस पर चर्चा होती थी, उसमें कांट छांट होती थी, फिर उस पर वोटिंग होती थी, और वोटिंग के बाद उसको शामिल किया जाना या नहीं किया जाना ये तय होता था। तो आखिरकार वहां देखा गया कि बहुमत इस पक्ष में था संविधान सभा के अंदर कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल किया जाए। तो आखिरकार जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट के रूप में संविधान में शामिल कर लिया गया, और उसको जगह दी गई आर्टिकल 31 में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 31 जब संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 31 में ये लिखा था कि भूमि का अधिकार मूलभूत अधिकार होगा। तो ये चीज तब शामिल हो गई थी, और इसको हमने संविधान निर्माताओं ने रखा था संविधान के पार्ट 3 में। तो इसको पूरे को आप मूलभूत अधिकारों का चैप्टर भी कह सकते हैं। और आर्टिकल 32 जो है वो इन फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत और अधिकार देता है, तो इसलिए इसको वहां शामिल किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि जब संविधान लागू हुआ तब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। तो इस तरह से संविधान लागू हो गया। तो अब आता है कि जैसे संविधान लागू हुआ, सरकार बन गई, उसके भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, आम चुनाव अभी हुए ही नहीं थे, टेम्परेरी वो चल रहे थे। जो हमारी संविधान सभा थी वही सरकार में बदल गई थी। अब जैसे ही संविधान लागू हुआ, सरकार को अपने पूरे जोर से काम करना था। तो अब ये देखा गया, नेहरू जी ने देखा जो प्रधानमंत्री थे कि जब हम संविधान बना रहे थे या उससे पहले जब हम लोगों से समर्थन मांग रहे थे देश आजाद कराने के लिए, तो हमने किसानों को, लोगों को कहा था कि आपकी जमीनें केवल आपकी होंगी। लेकिन अब हमारे पास समस्या ये है कि जमीनें तो जमींदारों के पास और किसानों को कुछ मिला नहीं। और दूसरी तरफ ये था कि देश का विकास करने के लिए लोगों को मकान देने थे, सड़कें बनानी थी,
फैक्ट्रियां लगानी थी, एयरपोर्ट्स बनाने थे, सेना के लिए जगह चाहिए थी। तो इन सब कामों के लिए जमीन की जरूरत थी, लेकिन जमीन जो थी वो उसके मालिक बने बैठे थे जमींदार। तो अब क्या किया जाए, तो ये बड़ी गंभीर समस्या हुई। तो प्रधानमंत्री नेहरू और उनकी कैबिनेट ने देश की तमाम सरकारों को, जो राज्य सरकारें थी, उनको ये कहा। वो इसलिए कहा क्योंकि हमारे जो संविधान है उसकी जो अनुसूची 7 है, जो शेड्यूल 7 है, उसमें ये कहा गया है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होगा और उसके बारे में तमाम अधिकार स्टेट्स को दिए गए थे। आज भी वही है। तो इसलिए ये कहा उन्होंने, स्टेट से कहा, सभी राज्यों की सरकारों से कहा। ज्यादातर में उस वक्त कांग्रेस की सरकारें थी, क्योंकि आम चुनाव चाहे नहीं हुए थे लेकिन सरकारें नॉमिनेटेड थी और ज्यादातर में कांग्रेस के प्रभाव वाली सरकारें थी, उन्हीं के नेता थे। तो उनसे उन्होंने कहा कि आप ऐसे कानून बनाइए, सभी राज्य अपने अपने राज्यों में ऐसे कानून बनाइए जिसके द्वारा ये तय हो सके कि कोई भी व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा जमीन नहीं रख सकेगा और उससे ज्यादा जमीन उसकी सरकार को चली जाएगी और उस हिसाब से फिर वो जमीन लोगों में भी बटेगी और सरकारें उससे काम भी कर सकेंगी। तो सरकारों ने, सभी राज्य सरकारों ने इस तरह के कानून बनाने शुरू किए जिनको लैंड रिफॉर्म्स लॉ कहा गया, भूमि सुधार कानून कहा गया। लेकिन इसका नतीजा ये हो कि जैसे ही कानून बने तो वो जो लोग थे जिनके पास जमीनें थी और जो जमीनों के मालिक थे वो सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे आर्टिकल 32 के तहत, क्योंकि उनको पता था कि जो हमारा आर्टिकल 32 है ये हमें संविधान की जो इजाजत देता है सुप्रीम कोर्ट जाने की, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की अगेंस्ट। तो वो लोग वहां जाने लगे, तो वहां जो थी वो कोर्ट में केस बढ़ने लगे और सरकार का काम भी रुकने लगा। तो फिर उसके लिए केंद्रीय सरकार जो नेहरू जी की थी तब वो एक फर्स्ट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल लाए, जिसको कहा गया 1951, 18 जून 1951 में वो पहला बिल लाया गया और उसको संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा और भी संविधान संशोधन किए, और भी आर्टिकल्स में संशोधन किए गए, जिसमें संविधान का आर्टिकल 19 है उसमें किया गया। और फिर ये कहा गया कि जो संविधान संशोधन या कानून सरकारों ने बनाए हैं वो कानून गलत नहीं है, क्योंकि हमें इसके द्वारा लोगों में इक्वालिटी देनी है, लोगों को इकोनॉमिकली बराबर करना है, जो हमारी प्रस्तावना में लिखा गया। और हम ये सिस्टम तभी लोगों को बराबर कर सकते हैं जब हम जमींदारी सिस्टम को खत्म करेंगे। और इस तरह से उन्होंने कहा कि हम जमींदारी कानूनों को खत्म करने वाले कानून को, यानी जमींदारी अधिकारों को खत्म करने वाले कानून को वैलिड करार देते हैं। तो ये पहले अमेंडमेंट में आया और अमेंडमेंट में लिखा गया। फिर इसको समझे कि ये कहा गया कि लोगों को बराबर करने के लिए जमींदारी कानूनों को खत्म किया जाना जरूरी है, ताकि जो उपलब्ध संसाधन है वो पूरे देश के निवासियों को मिल सकें। तो इस तरह से तब पहले संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 31 के अंदर दो और आर्टिकल्स जोड़े गए, 31A और 31B, और साथ में जोड़ा गया शेड्यूल 9। आप जानते हैं कि जब संविधान लागू हुआ था तो केवल 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स थे। तो तब एक नवी और जोड़ी गई और आप पढ़ेंगे तो 9th शेड्यूल में ये लिखा है कि जितने भी भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स लॉ सरकारों ने बनाए हैं उन सारों को हम 9th शेड्यूल के अंदर रख के ताला लगा रहे हैं। और ये इस तरह का है कि इन कानूनों के बारे में कभी जांच नहीं की जा सकेगी और जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इन कानूनों की जांच नहीं कर सकता, ऐसे कानून जो शेड्यूल 9 के अंदर या अनुसूची 9 के अंदर डाल दिए गए हैं। तो इस तरह से ये एक राइट बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो जमीनों के बारे में इस तरह के संशोधन किए गए हैं सरकारों द्वारा, कोई व्यक्ति उसके अगेंस्ट किसी कोर्ट में नहीं जा सकता, इवन कि सुप्रीम कोर्ट भी उसको नहीं खोल सकता, उसको नहीं जान सकता। और इस तरह से उन्होंने ये कानून बनाए। तो 31B जो था वो ये बताता है कि ये जो कुंजी बना के हमने एक अलमारी बना के उसमें कानून डाल दिया और उसका ताला लगा दिया, उसको खोला नहीं जा सकेगा। 31A और 9th शेड्यूल की सुरक्षा के लिए 31B क्लाज जोड़ा गया था। तो अब आप देखेंगे अगर 9th शेड्यूल को, तो उसमें लगभग 284 कानून हैं जो भूमि सुधार कानूनों से जुड़े हुए हैं।
तो पूरे देश की राज्यों के कानून हैं, लेकिन उस 9th शेड्यूल में वो डाल दिए गए हैं और उनको कभी कोई खोल नहीं सकता। हालांकि यदि आप देखें तो 1980 में तो वामन राव का केस आया था और उस केस में ये एक चेक पॉइंट दिया गया कि जब जो लास्ट केस इस जमीनों के बारे में था, केशवानंद भारती वाला, उस केस होने के बाद यदि कोई सरकार कानून बनाती है, कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसको नवी अनुसूची में डालती है, तो उसको हम चेक कर सकेंगे। लेकिन 24 फरवरी 23 अप्रैल 1973 से पहले जितने भी कानून बन गए हैं उनको कभी चेक नहीं किया जाएगा, जो कानून बनाकर 9th शेड्यूल में डाल दिए गए हैं। तो इस तरह से ये चीज आप समझ सकते हैं। अब धीरे धीरे जो संशोधन करते करते 31 जो आर्टिकल था भूमि का अधिकार या राइट टू प्रॉपर्टी, वो तो लगभग बेचारा मौत की कगार पर पहुंच गया, तो उसमें अब दम नहीं बचा था। लेकिन 1975 में देश में इमरजेंसी लगी, इंदिरा सरकार चली गई, तो नई सरकार आई थी जनता पार्टी। तो उन्होंने 1978 में एक 44वां संशोधन किया और उस 44वें संशोधन के द्वारा उन्होंने आर्टिकल 31 जो था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको पूरी तरह से संविधान से खत्म कर दिया और उसकी जगह एक नया आर्टिकल जोड़ा जिसको आर्टिकल 300A कहते हैं। इसमें ये लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति को की यदि प्रॉपर्टी लेनी है तो बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी उचित कानून होगा, उसको कंपनसेशन दे के उसको अलग किया जा सकेगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत नहीं जा सकेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, उसको लगभग 28 सालों बाद पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और जो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था उसको बदलकर कॉन्स्टिट्यूशन राइट में चेंज कर दिया गया। तो इस तरह से आपको अब पूरी बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो धीरे धीरे वहां से चलते हुए बदल के और इस तरह से वो कब फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशन राइट में चेंज हो गया। तो इस चीज को आप बार बार देखें। इस पे फिर आप कुछ और लॉ केसेज लॉ भी हैं, जो केस लॉ भी हैं वो देख सकते हैं, जिसमें पहला था शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में आया था। उसके बाद आया था 1965 में सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर आया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। और फिर आया था फेमस केस केशवानंद भारती 1973 में। उसके बाद आया था मेनवा मिल वाला केस 1980 में और फिर वामन राव का केस 1981 में। तो इस तरह से आप कई केसेज इसमें याद करते हुए आप अपनी बात कह सकते हैं और ये बात आप अपनी पूरी डिटेल में समझा सकते हैं। होप आपको चीज समझ आई होगी और पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर अगली बार। ओके, थैंक यू, टेक केयर।